सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान नाज़रीन आपको खुशामदीद कहती हूँ। भारतीय जमहूरियत का स्याह तरीन दिन है और वाकई अगर कह रही है महबूबा मुफ्ती तो बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, क्योंकि आज उस आर्टिकल की धज्जियाँ उड़ा दी गई जिस आर्टिकल के तहत मकबूजा वादी एक अलग रियासत थी। अब अगर आर्टिकल 370A को ख़त्म करने के बिल पर दस्तखत करके भारत ये समझता है कि वो ऐसा कर लेगा तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन बातें करने से नाज़रीन कुछ भी नहीं होगा। जब हम बात करते हैं कि OIC का इजलास बुलाया जाए, UN को ख़त लिखा जाए, अमेरिका को बुलाया जाए कि वो आए सालसी करे, लेकिन मुझे बताइए मेरे वहाँ बैठे हुए नाज़रीन जो अभी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, क्या इससे 70 सालों में कोई हल निकला है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका सालसी करके कुछ भी इस तरह की चीज़ को हल कर सकता है जो 70 सालों से हल तलब है? क्या एक UNO, क्या एक OIC का इजलास कश्मीर जैसी बर्बरियत को जो हिंदुस्तान के फौजी वहाँ पर कर रहे हैं, निहत्ते शहरियों पर जिस तरीके का जुल्म सितम किया जा रहा है, क्या कोई रोक सकता है? अगर कोई रोक सकता है तो वो है तमाम मुसलमानों का एक होना। जब हम एक हो जाएंगे, एक साथ मिलके वाक़तन हम अमल करेंगे, तभी ये मसला हल हो सकता है, वरना इस मसले का कोई हल नहीं। इसी तरीके के इजलास होते जाएंगे, करारदातें पास होती जाएंगी, एक दरख्वास्त के बाद दूसरी दरख्वास्त आती जाएगी और हम यहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। और यही बहुत बड़ा सवाल है कि सर अली गिलानी साहब जब ये कहते हैं कि अगर हम शहीद हो गए तो हमारा जितना भी ये जुल्म सितम जो हम पर हो रहा है इसके ज़िम्मेदार हम सब होंगे। वो तमाम लोग होंगे जो अपनी ज़ुबानें बंद करके ज़ुबानों पर बड़े बड़े ताले डाल कर बैठे हुए हैं, जिनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जिनको तिजारत करनी है भारत से, इसलिए वो खामोश बैठे हैं। अगर आज हम नहीं बोले तो फिर हम कभी भी बोल नहीं सकेंगे। आज ही हमारा ये प्रोग्राम का मौजू है और इस पर हम आज बहस करेंगे। हमें फैसल अयाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं और दीगर मेहमान हमें आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। फैसल साहब, हुकूमत अपना काम कर रही है। खारजा पॉलिसी की अगर हम बात करें तो बिलाशुबा खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है और काम भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना ही काफ़ी है? क्या सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाना, तमाम मुस्लिम ममालिक को और वो ममालिक जो हमारे अच्छे दोस्त हैं उनकी मदद के साथ हमें मज़ीद एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है? हमें सिफारत खानों को जगाने की ज़रूरत है? हमें सिर्फ एहतजाज से, बयानबाजी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है? ये मसला आपको लगता है ऐसे ही हल हो जाएगा? अब असल जंग का टाइम आ गया है फैसल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले न सिर्फ मैं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम और बच्चे से लेके बड़ा तक जो भारत ने एक बारबरियत का और जुल्म की इब्तदा की है और किए आ रहा है, उस पे हम सब पाकिस्तानी मज़म्मत करते हैं। अब बात रही, आपने शुरू में बात की खारजा पॉलिसी के हवाले से। देखें, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो उन्होंने जिस तरीके से कश्मीर के इश्यूज़ पे ख़ास तौर पे दौरा अमेरिका में जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बयान किया, मैं समझता हूँ कि जिस उसके खौफ से और उसके भारत की हुकूमत को परेशानी की वजह से जिस तरह के अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने सालसी के लिए पेशकश की और 2 दफ़ा उन्होंने जब बात की तो दोनों दफ़ा जो है इंडियन गवर्नमेंट ने उसका इनकार किया। तो इस बात का जो हमारा केस था, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह अब कश्मीरियों का केस जो है वो अमेरिका के सामने पेश किया, तो मैं समझता हूँ कि ये बात इंटरनेशनली ये बावर हो गई कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है और इस पे इंडिया जो है वो जुल्म और ज़्यादती कर रहा है, अबव द लॉ अपने मामलात को आगे बढ़ा रहा है। और आज और जो कुछ हुआ तो इससे ये बात मज़ीद जो है हमारे मौक़िफ़ को मज़ीद तस्दीक पहुँची और क्लियर हो गया कि
उनकी जो पार्लियामेंट में उन्होंने बात करने की कोशिश की, उनके इंटीरियर मिनिस्टर ने जब पार्लियामान में इस तरह का शोशा छोड़ा तो जो उसका अपोजिशन ने जो रिस्पांस किया और उन्होंने अपोजिशन का जो पार्लियामेंट में रिस्पांस था उससे डरते हुए, उससे परेशानी का सबब उन पे लाक हुआ। इस वजह से उन्होंने प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर पास किया 370 आर्टिकल 370 और 35A जो है सस्पेंड किया। ये मैं समझता हूं कि सरासर ज्यादती है और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी हुकूमत जो है, पाकिस्तान जो है अपना खारजा पॉलिसी के जरिए और पाकिस्तान का हर बच्चे से लेके बड़े तक अपना मौक़िफ़ इस तरह बयान करेंगे पूरी दुनिया में। ये बात बाबर कराने बिल्कुल आपका पॉइंट आया। हमारे साथ ही हैं आप, आपसे मजीद भी बात करेंगे। साबिक़ सेक्रेटरी खारजा सलमान बशीर साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान बशीर साहब, आप क्या समझते हैं, एक सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पर आप रह चुके हैं, जिस तरीके से खारजा पॉलिसी चल रही है इस वक्त पाकिस्तान की, ये बिल्कुल सही सिमत में है या मज़ीद उसको एक्टिवली काम करना होगा, मुबस्सरीन से राब्ते बढ़ाने होंगे, सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाना होगा? किस तरीके से पाकिस्तान एक्टिवली काम करके तमाम तर आलमी बिरादरी को इसमें उनकी एक्टिवनेस शो करके इस मसले को हल तरफ ले जा सकता है? क्या ऑप्शन क्या लगता है? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का वज़ारत ख़ारजा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और हर लिहाज से वो चौकस और चौकन्ना है। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी ऑप्शंस हैं उन पे उन्होंने अमल भी किया है और कर भी रहे हैं। आज की डेवलपमेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, वो इस सिलसिले में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कदम उठाया है हिंदुस्तान ने, इसका फायदा उनको नहीं होना। ये एक इसको कहते हैं फिक्शन था, लीगल फिक्शन था, जस्टिफाई करने के लिए एक्सेशन को। तो हम तो शुरू से इसको नहीं मान रहे थे कि ये एक्सेशन जो है ये जेन्युइन है, और हिंदुस्तान ने आज इसको खत्म करके सिचुएशन को वापस 47-48 तक ले गया। और इस सूरत में किया गया है कि जबकि 8-10 लाख फौज बुला के कर्फ्यू लगाकर और सब कश्मीरों को करके ये किया है, तो इससे तो उनकी हमाकत नजर आती है। ये कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है। दिस इज टेकिंग कश्मीर बैक 70+ ईयर्स। और दूसरी बात ये है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। 70 साल से ये कश्मीरियों को अपने साथ नहीं बुला सके। आज वो पार्टीज भी जो इनका दम भरते थे वो भी इस पे मजबूर हो गए हैं हिंदुस्तान की हुकूमत को ये कहने के लिए कि उनको बिट्रे किया गया है। तो आज तो 100% कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ है। और मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी हिमाकत हिंदुस्तान नहीं कर सकता जो आज मोदी हुकूमत ने की है। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सिचुएशन जो है इस जो असरात मुरतब होंगे उसमें आखिर में कश्मीरी हैं वो कामयाब होंगे। और उन्होंने एक लिहाज से सब कश्मीरों को और यकजा कर दिया। लेकिन सलमान साहब, ये तो आपने कहा कि ये कामयाब नहीं होंगे, लेकिन अभी इस वक्त तमाम तर मुस्लिम ममालिक को, पाकिस्तान को और पाकिस्तान की वो दोस्त जो उसका हमेशा साथ देते हैं, उनको मिलाकर अपने सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाकर किस तरीके से काम किया जा सकता है कि वाक़तन जो एक नैरेटिव है, जो एक मजबूत नैरेटिव है, पूरी दुनिया के सामने आए और अमलन इस पर काम हो। वो जंग जो 70 साल से कश्मीरी लड़ रहे हैं, अब उसका कोई हल तलब दौर में हम आगे बढ़ जाएं। देखिए जी, जो इस्लामिक ममालिक है उनके अपने मसाइल है जी। वाइसी का नाम निशान कहीं भी नुमाया नई तरीके से नजर नहीं आता है। वो पैगाम और स्टेटमेंट इशू कर देते हैं, मगर उसका असर किसी का नहीं हो रहा। वो एक अलग कहानी है। अब बड़ी ताकतों को देख ले, अमेरिका समेत ये भी बेबस है। और ये एक नया दौर है, उसके नए तकाजे हैं, इसको हमें समझने की जरूरत है। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में कि हमारी पोजीशन हिंदुस्तान से दर्जे हाँ बेहतर है इस खत्ते में। और अभी अफगानिस्तान के सिलसिले में जो हम कर रहे हैं और सेटल कर रहे हैं, अमेरिका
यहाँ पे रियलाइज किया है कि पाकिस्तान का बगैर नहीं हो सकता। ये सब चीज़ चल रही है, इसमें प्रैग्मैटिज्म इन्वॉल्व है और हमें जिस चीज़ की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए वो ये है कि हिंदुस्तानी ये कदम उठाने के बाद अब उनके कुछ जो बीजेपी के जो आइडियोलॉजिकल विंग के लोग हैं वो पाकिस्तान को ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं, बलूचिस्तान की और इस किस्म की बातें। इस तरह से वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। तो एक हिंदुस्तान के अंदर जो अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस है, पोलराइजेशन बढ़ गई है, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का इजहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, तो ये सब दुनिया को नजर आती है। मगर इसमें मुझे तो हैरानगी नहीं है कि दुनिया खामोश है और बड़ी ताकतें खामोश है। ये जो बड़े कस्टोडियन बनते थे ह्यूमन राइट्स के, ये सब खामोशी से इस सिलसिले को देख रहे हैं। तो इस टोटलिटी में जहाँ तक पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस है वो तो कोशिश कर रहा है, बट वी हैव टू बी रियलिस्टिक और हमें अपने जोरे बाजू पे एतमाद करना पड़ेगा और कश्मीरों की हर किस्म की हमायत करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग मटीरियल। लेकिन खाली पाकिस्तान अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना सलमान साहब। बात ये कि सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। वो अमेरिका जो बात तो करता है कि बिल्कुल हम सालसे की पेशकश करेंगे, लेकिन वही अमेरिका भी अफगानिस्तान से निकलने की तैयारियां कर रहा है। अगर हम क्लस्टर बम की बात करें जिसका भी इस्तेमाल किया इंडिया ने, और वही क्लस्टर बम है जिसका इस्तेमाल सोवियत यूनियन के दौर में किया गया था, वो भी भागने में 10 साल बाद मजबूर हुए। लेकिन क्या आपको लगता है यही सूरत हाल इंडिया को भी भुगतनी पड़ेगी? ये 370 आर्टिकल्स का खात्मा किया गया है, ये इसका खुमियाजा भुगतेगा भारत आगे जाके? बिल्कुल भुगतेगा। अगर अमेरिका 20 साल की अफगानिस्तान जंग में भी मजबूर हो गया निकलने के लिए, तो फिर कश्मीरियों ने तो 70 साल फ्रीडम स्ट्रगल, एक ना देखते हिंदुस्तान को भी वहाँ पे ये चीज नजर आ जाएगी कि फ्रीडम स्ट्रगल को ऑक्यूपेशन फोर्सेस कभी कामयाब नहीं होती। 100% एलियनेशन है और कश्मीरी अब सब मुतहद हैं। तो सबसे पहले तो कश्मीरियों को हमें सारा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने बहुत ही एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, और ये जो कहना आपका है कि जी पाकिस्तान तनहा कुछ कर सकेगा, तो पाकिस्तान ने तो पहले भी बहुत कुछ तनहा ही किया, तो इंशाअल्लाह भी मेरे ख्याल में हम कामयाब हो। बिल्कुल सही। नजमुद्दीन शेख साहब अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी भी राय शामिल करते हैं। नजमुद्दीन, अब ना सिर्फ पाकिस्तान अकेले तो ज़ाहिर कुछ भी नहीं कर सकता। अब जो सूरत हाल है, ज़ाहिर आर्टिकल 370 का खात्मा कर दिया गया है और नीम खुद मुख्तार हैसियत कश्मीर की भारत ने ख़त्म कर दी है। इससे क्या वाक़ईतन जो भारत हासिल करना चाहता है वो हासिल कर लेगा, या फिर इसका हाल भी सोवियत यूनियन जैसा होगा? देखिए, अभी हमें पहले 2 दिन पहले तक मेरा ये ख्याल था कि वो तैयारी कर रहे हैं किसी किस्म की जारियत पाकिस्तान के खिलाफ़ करने के लिए, और उसके लिए ये सब तैयारी हुई है कि 38,000 और फ़ौज भेजी है वहाँ पे। 1 लाख से ज़्यादा अब वहाँ पे सिविल आर्म फोर्सेस हैं। लेकिन अब नज़र आ रहा है कि वो इसकी तैयारी कर रहे थे कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करेंगे और उससे जो सूरत हाल पैदा होगी और जो इसकी मजम्मत की जाएगी कश्मीर में, उसके साथ निपटने के लिए अब उन्होंने सबको हाउस अरेस्ट में रखा है। लेकिन हाउस अरेस्ट होने के बावजूद मुझे का यकीन है कि कश्मीरी इसके ख़िलाफ़ एक जंग जारी करेंगे, जो जंग वो कानूनी तौर पे भी लड़ने की कोशिश करेंगे और गली कूचे में उनकी रेजिस्टेंस को भी एक हिस्सा बनाएंगे। देखिए, अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में 1900 जो हमारी रेजोल्यूशंस हैं इस सिलसिले में, कश्मीर के सिलसिले में, वो है कि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और उसके बाद 1956 में एक और रेजोल्यूशन पास हुई थी कि कोई भी चीज़ जो कि लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली करे उससे ये सूरत हाल बदलेगी नहीं। तो अक़वाम मुत्तहिदा में अभी भी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाके सिक्योरिटी काउंसिल में रेज़ कर सकते हैं, हम OIC में रेज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो सूरत हाल है उसमें जैसा आपने ज़िक्र किया कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, और जो एटीट्यूड रहा है बड़े ममालिक का, वो इससे वाज़ेह होता है कि
अमरीकी सफ़ीर जो थी उन्होंने कहा था कि साहब a lot of water has flowed under the Indus since the resolutions were passed। और उसके बाद जो आपने देखा कि अभी जब ट्रंप साहब ने अपनी मीडिएशन की ऑफ़र की तो उन्होंने कहा कि साहब हम मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये चीज़ अगर इसमें हमारी कोई असिस्टेंस होगी तो वो होगी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों हमसे ये असिस्टेंस मांगेंगे। तो वहाँ पे कोई ख़ास उम्मीद रखने का इम्कान नहीं है। इस वक्त हमें करना ये है कि हम ये कश्मीरियों की जंग है, वो कश्मीरी लड़ेंगे और हमें ये पता करना होगा कि हम कोई ऐसी चीज़ न करें जिसको वो हिंदुस्तान कह सके कि ये पाकिस्तान उकसा रहा है, उसकी वजह से हमें तकालीफ पैदा हो रही हैं। ये तकालीफ सब इंडिजिनस हैं और ये इंडिजिनस तकालीफ जो हैं वो बढ़ेंगी क्योंकि कश्मीरी इसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। कानूनी तौर पे लड़ने की कोशिश करेगा लेकिन गली कूचे में भी लड़ेगा और एक तूफ़ान सा मच जाएगा कश्मीर में, मेरी जो राय है। और हमें मोहतात रहना है, हमें ये देखना है कि हम पे कोई आँच न पड़े कि ये हमने करवाया है। पॉइंट टेकन। बात सुनी फैसल साहब, आपने नजमुद्दीन शेख साहब की भी और सलमान साहब की भी, वो ये कह रहे हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा हमें करना है और बड़ा सेंसिबली हमें आगे बढ़ना है और तरीक़े से नैरेटिव को बयान करना है। अब आलमी मुबस्सिरीन मुतालबा कर रहे हैं सदर ट्रंप से कि वो अपना किरदार अदा करें। अगर वाकई वो सालिसी की पेशकश कर रहे हैं तो अब वो आ जाए मैदान में और करें सालिसी। लेकिन सवाल ये है कि सालिसी करें कैसे और किस तरीके से आगे बढ़ें। अब पाकिस्तान का रोल इसमें क्या होगा और हुकूमत क्या सोच रही है इस हवाले से? देखिए, बड़ी खूबसूरत बात की सलमान साहब ने और शेख साहब ने, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है कि हम को एक ज़िम्मेदार स्टेट हैं और ज़िम्मेदार स्टेट का जो फ़र्ज़ बनता है अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के ज़रिए इन मामलात को आगे बढ़ाना। जो कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत का अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें हक़ दिया है, उसी को आगे बढ़ाने की बात पाकिस्तान ने हमेशा की है और यही बात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अमेरिका जाके भी बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक जो है कश्मीरियों का जो हक़ बनता है वो दिया जाए। और ये बात शेख साहब की मैं इससे 100% इत्तफाक करता हूं कि हम जिम्मेदार कौम होने की हैसियत से और जिम्मेदार होने की हैसियत से अपने मामलात को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे। और ना तो पाकिस्तान ने कभी भी जज्बाती फैसले किए हैं और हमेशा जब भी पाकिस्तान की सालमियत की बात होती है और ख़ास तौर पे बॉर्डर लाइन के हवाले से बात होती है तो पाकिस्तान ने हमेशा जिस तरह के पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास होने को जा रहा है और हम अफवाज पाकिस्तान ने भी जो है अपनी कल के लिए एक इजलास तलब किया है जिसमें तमाम कोर कमांडर्स इकट्ठे होंगे, तो पाकिस्तान जो है अपना मौक़िफ़ और पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मुश्तरका तौर पर एक इत्तफाक राय से आगे बढ़ाएगा और अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए जो है जिस तरह के बाकी ममालिक से राब्ता भी किया जा रहा है और खतूत भी लिखे जा रहे हैं कि जो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ था, आज इस बात की इंडिया ने उस बात को मैं समझता हूं कि सेकंड कर दिया कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है उस पे आज उनके जो रूल्स थे उनको सस्पेंड करके ये बात उन्होंने साबित कर दी कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है। और ये बात भी दूसरी हकीकत के बिल्कुल करीब तर है कि हमेशा जो है शिकस्त जो है वो मिलिटेंट्स को होती है, ना कि वहाँ के जो अहबाब जो हैं वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उनको हमें फतह जो है उन्हीं कश्मीरियों को होनी है। ठीक है, ये प्रलॉन्ग भी हो गया और मैं समझता हूँ कि अब जब वो इस नतीजे पे पहुँच गया कि इसके अलावा हमारे पास और कोई सर्वाइवल नहीं और ये उनके पास एक आखिरी जो था क्या कहते हैं जो तीर उनकी कमान में था, उन्होंने वो यूटिलाइज किया और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से इसमें भी वो खफा होंगे और कोई रिजल्ट ओरिएंटेड बात नहीं होगी। इंशाल्लाह रिजल्ट जो है वो कश्मीरियों के हक में ज़रूर आएगा। और ये पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत जो है वो हर सूरत कश्मीरियों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है हर सतह पे उसको न सिर्फ उजागर करेगी बल्कि उसमें पॉजिटिव अमली किरदार अदा करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। ठीक है सलमान साहब, अब जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन हैं, फ़ौजी मुबस्सिरीन, उनको भारत इजाज़त नहीं देता कि वो कंट्रोल लाइन का दौरा करें, ना ही आलमी मीडिया को इजाज़त देता है कि वो कश्मीर आके कश्मीर की सूरत हाल देखें।
OIC जो कि अभी तक तो कुछ नहीं कर सकी, ना ही UNO, अगर वो वाकई एक्टिवली कुछ करें तो उनको इस बात पर दरख्वास्त देकर इजलास बुलाकर क्या मजबूर किया जा सकता है कि भारत को मजबूर किया जाए OIC के इजलास में कि आलमी मीडिया को रसाई दी जाए, अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सरीन को रसाई दी जाए कि वो जाएँ और जाके देखें वहाँ क्या हालात हैं। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, ये करने की जरूरत है। सबसे पहला जो पॉइंट दरअसल में हमारे लिए एक्शनेबल है ये है कि हम किसी किस्म की इंटरनेशनल प्रेजेंस इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जैसे आपने सही कहा कि इंटरनेशनल मीडिया की प्रेजेंस जरूरी है। फिर ये उन्होंने जैसे कि ये तो अभी बहुत वाज़ेह है, हमेशा से वाज़ेह था कि ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, तो जिनेवा कन्वेंशन अप्लाई करते हैं और इंटरनेशनल रेड क्रॉस का रोल है, तो ICRC की प्रेजेंस बड़ी जरूरी है। फिर ये जो इन्होंने वायलेशन की है क्लस्टर वेपन्स कन्वेंशन की और चीज़ों की, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए UN को चाहिए कि वो कहे कि जी हम ऑन द स्पॉट जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं। और उसके अलावा कितनी ही सैकड़ों इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं, एमनेस्टी है, ह्यूमन राइट्स वॉच है। तो मेरे ख्याल में अगर ट्रम्प साहब इतने ही इस पे कंसर्न रखते हैं जितनी कि उनको होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो वो हिंदुस्तान को कहे कि ये इंटरनेशनल प्रेजेंस जो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस की और ह्यूमन राइट्स की, और हम लोगों को इजाजत है कि वो जाके खुद मॉनिटर कर सके और ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग कर सके। क्योंकि ये कर्फ्यू लगाकर और बिजली बंद करके ये 370 को तो आपने कर दिया, मुअत्तल कर दिया, मगर इससे बड़ी हमाकत कर नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो मोदी साहब है और अमित शाह है और डोवल है, ये किस किस्म की लीडरशिप दिखा रहे हैं हिंदुस्तान को। तो ये उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, मैं ये समझता हूँ। और बिल्कुल सही है कि ये हमारी पोजीशन को इन अ वे एंडोर्स करता है, ये एक साथ ये कदम जो लिए हैं। यानी कि बौखलाहट का शिकार है इंडिया, आप ये समझ रहे हैं कि बौखलाहट में फैसले कर रहे हैं। बौखलाहट के अलावा जी मतलब ये उनके हक में किसी सूरत नहीं जाता है। अब ये तो पाकिस्तान की पोजीशन एंडोर्स करता है कि जी ये तो सारा ऑक्यूपाइड टेरिटरी, अब तो उन्होंने दिखा दिया दुनिया को कि लाखों की फौज खड़ी करके हमने सबकी खुद ही बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही पॉइंट, लेकिन बहुत शुक्रिया सलमान बशीर साहब, आपका भी फैसला याद। सलीमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीर की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। कश्मीर की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं और सैयद अली गिलानी की वो ट्वीट आंखों में घूम रही है, जो कि आपका ट्विटर अकाउंट भी अब उनका बंद कर दिया गया है। और उस ट्वीट से वो उस ख़तरे से आगाह कर रहे हैं पूरी दुनिया को जिसमें एक मुबैना नस्ल कुशी है कश्मीरियों की, जो कि भारत चाहता है। 7 लाख फ़ौज वैसे ही भारत की कश्मीर में मौजूद थी, और अभी जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि 1 लाख फ़ौज मज़ीद भी भेजी जा रही है। इतनी फ़ौज वहाँ पर होना और लद्दाख को अलग करना, लद्दाख के हवाले से हम बात करेंगे कि लद्दाख की सरहद जो है मुनाज़रीन चीन की सरहद से मिलती है, और उसका इलाका जो है लद्दाख का वो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से मुतसिम है। अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, तो हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस हुए हैं तो अब ये जम हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में। और अगर हम देखें तो इस सूरत हाल से ये लद्दाख का जो इलाका है ये आज़ाद कश्मीर का इलाका ही बनता है। इस पर हम बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सूरत हाल पूरे मुल्क की बताएं। सारे पूरे मुल्क में कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं, मुजाहरे किए जा रहे हैं। फैसलाबाद में भी ऐसी ही सूरत हाल है, और फैसलाबाद में भी एक ऐसी ही एहतजाजी रैली निकाली जा रही है जो कि ताजिर बरादरी की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से निकाली जा रही है। हमारे ब्यूरो चीफ खबर अब्बास फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। पहले खबर क्या बताएंगे ये रैली, इसके शुरा क्या कहते हैं, कितना इनमें जोशो खरोश है, और इसमें ताजिर बरादरी भी है। ताजिर बरादरी का क्या कहना है?
जी बिल्कुल, इसमें फैसलाबाद के कचहरी बाजार चौक में मौजूद हूँ और आज सुबह से ही फैसलाबाद का क्या मजदूर तबका, क्या ताजर तबका और क्या कारोबारी हजरात और क्या जो है ज़िले अफसरान तमाम के तमाम कश्मीरियों से अजहार यकजहती के लिए सड़कों पर मौजूद दिखाई देते हैं। खासा गम गुस्सा पाया जाता है शहरियों के अंदर। जिस तरह की भारतीय जारियत जो है वो कश्मीर के अंदर भारत अपनी जारी रखे हुए है। तमाम पाकिस्तानियों का एक ही मुतालबा है कि भारत की इस जारियत का जो है पूरी अक़वाम मुत्तहिदा मुँह तोड़ जवाब दे। और इस वक्त भी हम एक रैली में मौजूद है जो कि ताजरों और ज़िले इंतजामिया की जानिब से निकाली गई। और मेरे साथ यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर तारिक खान नियाज़ी मौजूद है जो इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। इनसे इस हवाले से जान कहना है। तारिक साहब बताइएगा किस लिए ये रैली निकाली गई है और क्या मकासद है, क्या पैगाम है आपका? जी, जैसा आपको पता है कश्मीर में ये मज़ालिम तो काफ़ी 70-75 साल से जारी हैं। यहाँ पे कत्ल गारत हो रही है, कश्मीरी नौजवानों को मारा जा रहा है, उनको गायब कर दिया जाता है। लेकिन जो आज के दिन जो इसने हरकत की है मोदी ने की सरकार ने, उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था जो अंग्रेज़ों के दौर से आ रहा था वो ख़त्म कर दिया है। आइनी एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल था जिसके तहत कश्मीर एक ऑटोनोमस रीजन था, उसके अपने वज़ीर आज़म था, अपने लाज थे। और ये अंग्रेज़ों ने उस वक़्त ये कंसीड किया था कि कश्मीर में जाके कोई और हिंदुस्तान से कोई बाशिंदा कोई प्रॉपर्टी भी नहीं ख़रीद सकता। आज ये जो मज़मूम हरकत हुई है इसमें ये है कि वो चाहते हैं कि जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीनियों के साथ सलूक किया है कि वहाँ के उनकी ज़मीनें हथिया ली गई हैं, वहाँ पे यहूदी बस्तियाँ तमीर कर दी गई हैं, इसी तरह ये स्टेटस ख़त्म करके अब कोई भी जाके वहाँ पे ज़मीन ख़रीद सकता है। और पाकिस्तानी मुसलमान आपका क्या पैगाम? हमारा यही पैगाम है कि कश्मीरी हमारे भाई हैं और अब पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर। कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे, जोग्राफियाई लिहाज से हम कश्मीरियों के साथ हैं, पूरी कौम साथ है और अपनी अफवाज मौजूद डिप्टी कमिश्नर तारिक खान नियाज़ी और इनके साथ मौजूद रैली के शुरका की आपने गुफ्तगू सुनी। सबका एक ही नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हर सूरत जो है कश्मीर होने वाले मज़ालिम को जो है वो बंद करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम दुनिया इस वक्त जो है वो आंखें बंद किए हुए हैं और जो कश्मीरियों के हकूक़ हैं बल्कि जो इंसानी हकूक़ है वहाँ पर वो भी पामाल किए जा रहे हैं। लिहाजा सख्त तरीन एक्शन लेते हुए तमाम दुनिया के ममालिक को, तरक्की पजीर ममालिक को इसमें हिस्सा लेना चाहिए और कश्मीरियों को जो है उनके बुनियादी हकूक़। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ खावर अब्बास मौजूद थे। यही सूरत हर शहर की है। फैसलाबाद की ये सूरत हाल हमने आपको बताई। मुल्तान आपको लिए चलते हैं जहाँ पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए, कोयटा जहाँ पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए तालिबात स्कूल और कॉलेज की रैली निकाल रही हैं और ये तालिबात भी चाहती हैं कि कश्मीरियों को उनका हक़ मिले और उनको आज़ादी मिले। आबदा बलोच हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी आबदा, क्या सूरत हाल आप देख रही हैं कोयटा की? जी बिल्कुल मुल्क भर की तरह कोयटा में भी यौम कश्मीर और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। इस वक्त मैं कोयटा के सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ जहाँ तलबा की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया और उसके बाद एक आगाही वॉक भी की गई। इस वक्त हमारे साथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मौजूद आई। हम उनसे बात करते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे। मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ, अपनी तमाम कौम को देना चाहती हूँ कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। और अभी मज़लूम कौम जो है कश्मीर, उसका हम सबको उसका साथ देना चाहिए ताकि वो इस नेमत का मज़ा चखें और उन्हें भी पता चले। इतने सालों से वो इस वर्स्ट कंडीशन में, इतनी बुरी कंडीशन में, तो अब हम सब मिलकर उनको आज़ाद करवाएँ ताकि वो हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की का। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर जो मौजूदा वाइस चांसलर का भी यही कहना है कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और इस की कदर करनी चाहिए और कौम को। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि कश्मीरी अवाम के हम साथ है और उन पर जो भारतीय मज़ालिम है डाए जा रहे हैं उनकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल, मजम्मत की जा रही है। आबिदा बलोच, बहुत शुक्रिया। पूरे मुल्क में ये जो जद्दोजहद है, ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तानी कौम का हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा मौजूद है, साथ है और कदम से कदम मिला रहा है कश्मीरियों की आज़ादी तक। ज़ाहिर है ये जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन हम 70-73 साल हो चुके हैं, हम यही बात करें, लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ चुकी है। अब बात है अमल करने की। अब वो अमल कैसे होगा? पूरी दुनिया को इकट्ठा होना होगा, पूरे मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना होगा। और जिस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं 370, ये आर्टिकल है अंग्रेज़ों के दौर का, महाराजा हरी सिंह के दौर में ये आर्टिकल जिसका निफाज किया गया था। और इसका मतलब ये था कि जो वहाँ के लोग हैं, जो आम शहरी हैं कश्मीर के, उनको उनके हुकूक मिलें
और उनके हुकूक कोई गज़ब नहीं कर सकता। इसी कानून के मुताबिक रियासत के अंदर जो रिहायशी कॉलोनियाँ हैं, जो सनती कारखाने हैं, डैम हैं, दीगर सनतें हैं, उन पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। यानी कि रियासत, भारतीय रियासत उन पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकती, वहाँ पर किसी किस्म का जुल्म व जबर नहीं कर सकती, और किसी किस्म के तग़य्युरात के लिए रियासत के जो नुमाइंदगान हैं उनकी मर्ज़ी हासिल करना ज़रूरी होगी। ये एक कानून था और उस कानून को आज तब्दील किया गया है, लेकिन इसको तब्दील करने से क्या वाकई कुछ हासिल कर पाएगा भारत या नहीं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।